हेलो नमस्कार। जैन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे एकदम। तो ये हमारी मारवाड़ के इतिहास की सेकंड क्लास होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो मारवाड़ का इतिहास पार्ट टू, इसमें हम राठौर वंश पढ़ रहे थे। और कल हमने राव जो कान्हा था वहाँ तक पढ़ लिया था। और आज हम अगले जो राजा हैं वो पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा अगला राजा निकल के आता है राठौर वंश में, या जिसे हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें, वो हमारा राजा निकल के आता है राव रणमल। कौन निकल के आता है? रणमल या राव रणमल, या जिसे हम रणमल राठौड़ के नाम से भी जानते हैं। कौन है? रणमल राठौड़। इनका शासनकाल बेसिकली 1427 से 1438 के मध्य रहा था। कब तक रहा था? 1427 से 1438 के मध्य। ये राव चुंडा का पुत्र था, राव चूड़ा, जो कि हमने राव कान्हा से पहले पढ़ा था। राव चूड़ा उसके कहते हैं पुत्र थे। इन्होंने मेवाड़ के राणा लाखा के पास शरण ली। लाखा ने इसे धवला गांव की जागीर प्रदान की थी। बेसिकली क्या हुआ कि जो राणा चूड़ा, राव चूड़ा जो थे, ये राव चूड़ा, इनकी बेटी का नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। हंसा बाई। इनका विवाह हुआ था मेवाड़ के जो राणा लाखा थे। किनके साथ हुआ था? मेवाड़ के राणा लाखा के साथ क्या हुआ था? विवाह। और राणा लाखा का एक जो बड़ा पुत्र था, उनका नाम क्या था? चुंडा। क्या नाम था? चुंडा। तो ये स्टोरी में थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि राव चूड़ा की बेटी थी हंसाबाई, और मेवाड़ के राजा थे राणा लाखा। राणा लाखा का एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था राव चुंडा। और बेसिकली जो राव चूड़ा थे, इन्होंने जो अपनी लड़की हंसाबाई का जो रिश्ता भेजा था, वो चुंडा के लिए भेजा था। किसके लिए भेजा था? चुंडा के लिए। लेकिन किन्हीं गलतफहमी के चलते उन्होंने कह दिया कि भाई के राणा, हम हंसाबाई का जो रिश्ता है, जो यहाँ से रिश्ता लेकर गए थे मारवाड़ से, उन्होंने कह दिया कि हम हंसाबाई का रिश्ता लेकर आए हैं राणा लाखा के लिए। और राणा लाखा उसमें क्या कहते हैं, वृद्धावस्था में थे, बूढ़े हो गए थे। बेसिकली राजकाज कौन देख रहे थे? जो कुंवर चुंडा थे वो ही देख रहे थे। तो फिर हंसाबाई ने मतलब वो क्या हुआ कि हंसाबाई की शादी किससे हो गई थी? राणा लाखा से हो गई थी। लेकिन हंसाबाई ने शर्त रखी कि भाई अगर मैं राणा लाखा से शादी करूंगी, या हंसाबाई ने कह देते हैं, या हमारे जो मारवाड़ के जो रिश्ता लेकर आए थे हंसाबाई का, उन्होंने शर्त की कि मैं वो शादी तो कर लेगी हंसाबाई किससे? राणा लाखा से। लेकिन जो अगला जो मेवाड़ का राजा होगा वो कौन बनेगा? जो हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो क्या बनेगा? अगला राजा बनेगा। कौन बनेगा? हंसाबाई का पुत्र कौन बनेगा? अगला राजा बनेगा। तो इसीलिए चुंडा ने प्रतिज्ञा ले ली थी। जो राव चुंडा था वो हमने पिछली क्लास में देखा था। प्ले लिस्ट पढ़ी है आप, मेवाड़ के इतिहास में जाके देख लेना। तो वो इनकी कहानी थी। तो अब जो हंसाबाई का जो भाई था वो इनके साथ ही कहाँ पर आ गया था? मेवाड़ आ गया। कहाँ पर आ गया था? मेवाड़। मेवाड़ आ गया था। और यहाँ पर इन्होंने राणा लाखा है जो इनके जीजाजी थे, इनके पास क्या ली थी? शरण ली थी। ओके, शरण ली थी। और इन्होंने इनको धवला गांव की क्या दे दी थी? जागीर प्रदान करनी थी। रणमल राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ मतलब रणमल राठौड़ ने अपनी बहन की शादी हंसाबाई की राणा लाखा के साथ करवा दी। बेसिकली रणमल राठौड़ ने नहीं करवाई थी, राव चूड़ा ने करवाई थी। इनका पुत्र हुआ मोकल। मोकल किनका पुत्र हुआ? हंसाबाई का, ना कि रणमल राठौड़ का। मोकल किनका पुत्र था? हंसाबाई का। राणा लाखा ने मोकल का संरक्षक अपने बेटे राव चुंडा को नियुक्त किया। राणा लाखा क्या हुआ कि इस समय राणा लाखा जो क्या है कि मृत्यु से आए थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो राणा लाखा की मृत्यु होने के बाद जो मोकल था वो राजा, अगला राजा बना था, क्योंकि चुंडा ने प्रतिज्ञा की थी। तो चुंडा क्या हुआ? मोकल का संरक्षक बन गया। बल्कि बेसिकली राणा लाखा ने नहीं बनाया था, लेकिन जो राव जो कुंवर चुंडा जो था, कुंवर, एक राणा नहीं है, कुंवर, कुंवर चुंडा को क्या किया? जो इसका मोकल का संरक्षक घोषित कर दिया। लेकिन फिर क्या किया? राव चुंडा का अविश्वास होगा, राव चुंडा पर अविश्वास किया किसने? हंसाबाई ने। हंसाबाई सोचती थी कि कहीं ये जो कुंवर चुंडा जो है, कुंवर चुंडा, सॉरी मैं राव चुंडा बोल रहा हूँ, कुंवर चुंडा, ये कहीं मेरे बेटे मोकल को मार ना दे। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक बार पूरी चीज को रिमूव करके आपको बता देता हूँ कि हंसाबाई जो चाहती थी वो सोचती थी कि कहीं जो ये हमारा कुंवर चुंडा है वो कहीं मोकल को मार ना दे,
इसका संरक्षक बना हुआ है, तो कहीं इसके साथ ही रहता है, तो कहीं इसको मार ना दे और गद्दी ये ना डाले। तो क्या हुआ कि इसको अविश्वास हो गया, किसको, हंसाबाई को। इसीलिए फिर हंसाबाई ने जो कुंवर चुंडा थे उनको तो क्या हटा दिया, संरक्षक हटा दिया, और किसको बना लिया संरक्षक, इनके जो बेटे भाई थे इनके, किनका नाम था, रणमल राठौड़। इनको बना लिया रणमल राठौड़ को। रणमल ने मुगल की सैनिक सहायता से मंडोर पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया, मंडोर पर अधिकार कर लिया था किसने, रणमल ने। किसकी सहायता से अधिकार कर लिया था, मुगल की सहायता से, क्योंकि मुगल उस समय मेवाड़ का राजा था। तो मेवाड़ का राजा, तो उसके पास सैन्य थे, तो उन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। रणमल राठौड़ व हंसाबाई के अत्याचारों की वजह से राव चुंडा मेवाड़ छोड़कर, राव चुंडा नहीं है इसलिए कुंवर चुंडा है, मेवाड़ छोड़कर चला गया था। अंसा अत्याचार नहीं बल्कि ये अविश्वास है, अविश्वास, अविश्वास के कारण कुंवर चुंडा जो थे वो मेवाड़ छोड़कर चले गए थे। रणमल की दासी से बारमली थी, जिसने कुंभा के कहने पर रणमल को जय दे दिया था। बेसिकली मोकल मोकल के बाद क्या हुआ कि जो कुंभा था वो अगला मेवाड़ का शासक बनने वाला था, और बन गया। तो कुंभा का जो संरक्षक बना वो भी रणवली बना था, और कुंभा की हत्या की थी चाचा महपा पवार, चाचा मेहरा और महपा पवार ने। तो क्या हुआ कि रणमल जो था वो, अब धीरे धीरे उसके मन में लालसा आ गई थी, क्यों ना वो उसको भी हड़प ले, किसको, मेवाड़ को भी। तो फिर कुंभा ने और जो ये कुंवर चुंडा थे जो यहाँ से चले गए थे, उन्होंने मिलकर एक योजना बनी, और बारमली जो इनकी दासी थी, इनके साथ इनके संबंध थे, इनको जहर देकर इसको मार दिया, रणमल को मार दिया। रणमल राठौड़ की मृत्यु 1438 में हो गई थी। कहाँ पर हो गई थी, बेसिकली ये वहीं पर हो गई थी, मेवाड़ में। अब बात करते हैं हम राव जोधा की। बेसिकली जब रणमल की मृत्यु हुई थी तो राव जोधा भी उन्हीं के साथ थे। कहाँ पर थे, मेवाड़ में। राव जोधा 1453 से 1489 के बीच में, 1438 से 1453 मारवाड़ से निर्वासित काल था। मारवाड़ 1438 के मध्य जो, तो 1453 था, इसमें ये मारवाड़ में नहीं थे, ये यहाँ से क्या थे, निर्वासित थे। राव जोधा ने मेवाड़ आकर बीकानेर की काहुनी गांव में शरण ली, क्योंकि राव जोधा जो, इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, मारने के बाद जो रणमल की मृत्यु वहां पर हो गई थी, तो वहां से ये भाग गया, और बीकानेर का जो काहुनी गांव था, कौन सा नाम था, काहुनी गांव, वहां पर क्या ली, शरण ली थी। 1453 में राव जोधा ने लोक देवता हड़बू जी के आशीर्वाद से मंडोर विजित किया था। हड़बू जी ये कौन है, ये लोक देवता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास, जो अगले आने वाली क्लासेज हैं आर्ट एंड कल्चर की, उनमें हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि रणमल मर गया था, किसके कारण, क्योंकि वो मारवाड़ मेवाड़ को हड़पना चाहता था, मारवाड़ इनके कब्जे में ही था। लेकिन 1438 और 1453 के मध्य मारवाड़ से निर्वासित थे कौन, राव जोधा, जो इनके बेटे थे। लेकिन हड़बू जी के आशीर्वाद से इन्होंने 1453 ईस्वी में मंडोर को फिर से क्या कर लिया, जीत लिया था। अब हम आते हैं जो हमारे मेवाड़ और मारवाड़ इतिहास की एक महत्वपूर्ण संधि निकल के आती है, आवल बावल की संधि, जो कि कब हुई थी, 1453 ईस्वी में हुई थी। ये किसके माध्यम से हुई थी, हंसाबाई के माध्यम से हुई थी। क्योंकि एक तरफ से देखे तो जो जोधा जो था, जोधा उसकी बुआ थी, कौन थी, बुआ थी ये हंसाबाई। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा दी, इसे संधि करा दी। ये संधि मारवाड़ के राव जोधा और मेवाड़ के राणा कुंभा के मध्य हुई थी। मुख्यतः इसका निर्धारण किया वो था सोजित पाली, जो कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था। संधि का उद्देश्य था कि मारवाड़ की सीमा का निर्धारण, मारवाड़ की नहीं, यहाँ पर मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सीमा का क्या था, निर्धारण था। पर इस संधि से राव जोधा की पुत्री श्रृंगारदे का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ था। क्या किया कि भाई संधि हो गई दोनों परिवारों के, दोनों राज्यों के बीच में। और तो क्या हुआ कि दोनों राज्यों का संबंध स्थापित करने के लिए जो जोधा की बेटी थी श्रृंगारदे, या जो जिसे हम श्रृंगार देवी कहते हैं, उनका जो विवाह कुंभा का पुत्र था, एक बड़ा बेटा था रायमल, उसके साथ विवाह कर दिया। जैसे कि संधि स्टेबलाइज हो जाए, अगर ये विवाह संबंध बन जाते हैं किसी भी राज्य के मध्य, तो वो संधि टूटने की बहुत कम चांसेस होते हैं। क्या होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। बाद में हम देखते हैं कि जो राव जोधा ने 1459 ईस्वी में, कब, 1459 ईस्वी में चिड़िया टूक जो पहाड़ी है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी, तथा जोधाना, या जिसे हम कहते हैं कि जोधपुर नगर बसाया था। 1459 में इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया और जोधपुर नगर भी बसाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया, जोधपुर नगर बसवाया। नींव किसने रखी थी, करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। किसकी रखी थी, जो हमारा मेहरानगढ़ का दुर्ग है, जिसे हम आज भी
देखते हैं वहाँ पर। राव जोधा ने राठौड़ वंश की राजधानी मंदसौर से स्थानांतरित कर मेहरानगढ़, या जिसे हम जोधपुर कहते हैं, मेहरानगढ़ नहीं, मेहरानगढ़ किला है, बल्कि जोधपुर को स्टेबलाइज किया। किसको किया? जोधपुर में। राव जोधा ने आसपास के सभी जागीरों को विजित कर लिया तथा इन जागीरों को ठाकुर राजा जोधा के दरबार में उपस्थित होते थे। तो मैंने जैसे कि आपको पिछली क्लास में बताया कि जो राव जोधा है, इसके समय से सामंत व्यवस्था एकदम से स्थापित हो जाएगी। जैसे कि स्थापित हो गई, जैसे लिखा हो रहा है, सामंत प्रथा का वास्तविक शुरुआत राव जोधा के समय हुई थी। क्योंकि इस समय जो था मारवाड़ काफी फैल गया था, इसके लिए मारवाड़ धीरे धीरे मेवाड़ से भी बड़ा हो रहा था। क्योंकि वहां पर क्या चल रहे थे, आपसी संघर्ष चल रहे थे, और यहाँ पर राव जोधा अपना जो राज्य था वो विस्तार करने में लगा हुआ था। इसे राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसलिए हम देखते हैं, क्योंकि इससे पहले जो राजा थे वो इतने, कह सकते हैं कि अपना राज्य का इतना विस्तार नहीं कर पाए या इतने महान न हो पाए। जो कि राव जोधा जो था वो एक काफी अच्छा शासक बाहर निकल के आया था, जो मारवाड़ का इतिहास है, जो राठौड़ वंश का जो इतिहास था उसके अंदर। अब निकल के आता है सांतल देव राठौड़, जो कि जोधा का एक बेटा था। इसने 1489 से लेकर 1492 ईस्वी तक शासन किया, जो कि काफी लंबा शासन काल नहीं रहा था। इसका एक भाई राव बीका, कौन? राव बीका, ये एक महत्वपूर्ण आदमी, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। राव बीका 1465 ईस्वी में चांगल प्रदेश चला गया तथा चांगल प्रदेश को इन्होंने क्या कर लिया था? विजित कर लिया था, और आगे जाकर 1488 ईस्वी में इन्होंने क्या बसाया था? बीकानेर। इसलिए जैसे हमने कहा बीकानेर पहले इसके अंदर आता था, किसके अंदर आता था? हमारे मारवाड़ के अंदर। लेकिन 1488 के बाद जो ये राव बीका थे, इन्होंने अपना अलग क्या बना लिया? राज्य बना लिया और बीकानेर बसा लिया। सातल देव का एक और भाई वीर सिंह था, या वर सिंह, वीर सिंह नहीं है, वर सिंह है। वर सिंह को अजमेर के मल्लू खां ने धोखे से कैद कर लिया था। अजमेर का कौन था? मल्लू खां यहाँ का शासक था, और इसने वर सिंह को क्या कर लिया? कैद कर लिया। सातल देव ने अजमेर पर आक्रमण किया हुआ वर सिंह को रिहा करवाया। किसको रिहा करवाया? वर सिंह को। तो बेसिकली देखे थे, छोटा मोटा युद्ध था सातल देव और जो अजमेर का जो शासक था मल्लू खान, उनके मध्य। किस लिए था? क्योंकि इनके भाई जो थे वर सिंह, इनको इन्होंने क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। अब दूसरा युद्ध निकल के आता है, जो कि सतल देव ने लड़ा था, वो कुशाणा का युद्ध या किंदौली का युद्ध जिसे हम कहते हैं। ये राव सातल देव वर्सेस मल्लू खां, जो कि अजमेर के राजा थे, इनके मध्य हुआ था। प्लस घुड़ले खां जो था, ये इनका क्या था? सेनापति था। घुड़ले खां से मैं आपको बता दूं, एक नृत्य है इस युद्ध से रिलेटेड, उस नृत्य का नाम क्या है, ये आप हमें कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बता दिए। परिणाम हुआ सातल देव का विजय हुई, कारण अजमेर की सेना में पिपाड़ नामक कस्बे में 14 कुंवारी कन्याओं को अगवा कर लिया गया था। क्या कर लिया था? अगवा कर लिया गया था। इसी वजह से यहाँ पर गुल्ला त्योहार मनाया जाता है, और गुल्ला नृत्य भी किया जाता है। क्या किया जाता है? गुल्ला नृत्य भी किया जाता है और त्योहार भी मनाया जाता है। बेसिकली क्या हुआ कि जो ये घुल्ले खा था, कौन? ये घुल्ले खा, जो कि अजमेर का सेनापति था, ये एक पिपड़ नामक कस्बे से 140 कुंवारी लड़कियों को उठाकर ले गया। इसलिए ले गया, उनको उठाकर ले गया अपने साथ, है ना। तो फिर राव सातल देव को इसकी खबर लगी और ये उनसे युद्ध करने पहुंचे। युद्ध क्या हो गए? युद्ध जीत भी गए, युद्ध जीत गए, और वहां से इसका सिर काट के लेके आए। किसका? इस घुल्ले खा का। उस सिर को इन 140 जो कुंवारी लड़कियां थी, इनको दे दिया, और इस सिर से उन्होंने फुटबॉल खेला था। क्या खेला था? आज के जैसे हम देखें तो उन्होंने फुटबॉल खेला था इसके इस सर से। तो वहीं से हम गुल्ला नृत्य की शुरुआत हुई। और अब गुल्ले खान का सिर तो रहा नहीं है, तो उसकी जगह पर अब क्या लेते हैं? एक मटका लेते हैं, मटका, और उसमें क्या करते हैं? छेद करते हैं, छेद करते हैं, और उसको गुल्ला खा का सर समझकर आज भी गुल्ला नृत्य किया जाता है। किसकी याद में किया जाता है? हमारे जो राव सातल देव है, उनकी याद में किया जाता है। जो अगला राजा निकल के आता है राव सातल देव के बाद, या जो अगले शासक निकल के आते हैं हमारे मारवाड़ इतिहास के, उनका नाम है राव सुजा। 1492 से 1515 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। ये भी राव जोधा के एक पुत्र थे। राव सातल देव की मृत्यु के बाद इनका शासनकाल चला था। इसके समय बीकानेर के राव बीका, राव जोधा के सबसे बड़ा बेटा था। इसका समय बीकानेर का राव बीका राज चिन्ह लेने हेतु मारवाड़ पर आक्रमण करता है। क्या हुआ? राव बीका कौन था? राव जोधा का सबसे बड़ा बेटा था, क्योंकि वो बीकानेर बसा लिया उन्हें, और मारवाड़ छोड़ दिया था। अब वो क्या कहता था कि भाई राज्य तो बसा लिया, अब राज चिन्ह तो चाहिए। तो उसने राज चिन्ह लेने के लिए क्या किया? अपने भाई पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? मारवाड़ पर। देखिए आप, कहाँ पर आक्रमण कर दिया? मारवाड़ पर। फिर आड़ी रानी जो जसमा दे थी, उनके कहने पर सुजा ने राज सिंह को क्या दे दिया? मतलब बीका को क्या दे दिया? राज चिन्ह दे दिया था। तो ज़्यादा कुछ ये था नहीं, क्योंकि ये आपस में भाई थे और इनका युद्ध छूट गया सिर्फ एक राज चिन्ह के लिए। देखिए उस समय राज चिन्ह कितना महत्व रखता था,
कि जो बीका जो थे, इन्होंने बीकानेर बसाया था, इन्होंने राज चलने के लिए युद्ध छेड़ दिया, किसके खिलाफ, मारवाड़ के खिलाफ। और जबकि बीकानेर जो था वो अभी अभी बसा था, लेकिन इतना शक्तिशाली हो गया है कि मारवाड़ को उसने घुटने टेक दिए। मारवाड़ ने बीका के सामने घुटने टेक दिए और राज्य ने उसको देना पड़ा, किसको, बीका, राव बीका। तो अब हमारा जो अगला राजा बेसिकली, ये जो बीच में जो राजा आ रहे हैं, वैसे इनको आप हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि ये एग्जाम में आएंगे, इसलिए पढ़ा रहे हैं जैसे हम उनको उससे आपका फ्लो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इसकी स्टोरी क्या है, बेसिकली पूरी स्टोरी आपको समझ में आती रहे, इसलिए हम आपको ये सभी राजा पढ़ा रहे हैं। अगला जो हम कह सकते हैं, ये हम एक महत्वपूर्ण राजा मान सकते हैं, राव गंगा, जो कि 1515 से 1532 ईस्वी के मध्य शासन किया था इसने। इसके समकालीन मेवाड़ के राजा कुंभा थे। कौन थे? कुंभा। और कुंभा के बाद जो राजा बने थे, वो कौन बने थे? मेवाड़ के जो रायमल, और उसके बाद बने थे महत्वपूर्ण राजा संग्राम सिंह या राणा सांगा। तो राणा सांगा की इन्होंने 2 बार सहायता की थी युद्ध के मैदान में। कितनी बार 2 सहायता की थी? एक बार ईडर के युद्ध के समय इसने 7,000 सैनिक भेजे थे। देखिए 7,000 सैनिक। इन दोनों के संबंध कितने अच्छे होंगे कि एक युद्ध में राणा सांगा के समर्थन में ये 7,000 सैनिक भेज रहे हैं। और दूसरा युद्ध जो कि बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इन्होंने 4,000 सैनिक भेजे थे पुत्र मालदेव के नेतृत्व में। मालदेव जो कि इनका बेटा होगा, या जिसे हमारा अगला शासक होगा। खानवा का युद्ध बेसिकली किसके मध्य हुआ था, हम देखे तो सांगा वर्सेस बाबर। किसके मध्य हुआ था? सांगा वर्सेस बाबर। लेकिन एक तरफ से देखे तो ये बाबर वर्सेस राजपूताना का जो युद्ध था वो था। लेकिन कुछ जो हम कह सकते हैं, कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे कारणों की वजह से ये युद्ध हम हार गए। वरना आज हो सकता है कि जो हम मुगल इतिहास पढ़ रहे हैं पूरी भारतीय हिस्ट्री में, वहाँ पर मुगल इतिहास का नामो निशान मिट चुका होता और वहाँ पर सभी लोग राजपूतों का स्वर्णिम इतिहास पढ़ रहे होते। लेकिन इस युद्ध के बाद भारतीय इतिहास ने एक ऐसा रुख बदल लिया जो कि सदियों सदियों तो कभी नहीं भरा गया। और उसके बाद गुलामी की जंजीरें भारत पर ऐसी छाई कि वो जो हमारे आज़ादी दिवस है 15 अगस्त 1947 तक, वो कभी तक वो उन जंजीरों से बाहर नहीं निकल पाया। और उसी का हमें आज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जो उसका प्रभाव देखने को मिलता है कि हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम हमारी भाषा को भूलते जा रहे हैं, दूसरी भाषाओं को अपना रहे हैं, दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं। ये इन्हीं युद्धों, ये महत्वपूर्ण युद्ध थे जिन्हीं की वजह से क्या हुआ कि हमारी संस्कृति का एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में चली गई। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे राजाओं ने उनसे युद्ध नहीं किया, उनसे युद्ध किया और बड़ा घमासान युद्ध किया। लेकिन छल कपट और कुछ ऐसी नीतियां, क्योंकि हमारे राजा नहीं जानते थे, उन्हीं राजाओं की बदौलत ये युद्ध जीत गए ये लोग, जो कि बाहर से लुटेरी आक्रमणकारी या लुटेरे कह सकते हैं हमें। क्योंकि मैं इन्हें राजा या जैसे हम शासक की संज्ञा देना नहीं मानता कि ये उचित होगा, क्योंकि ये एक लुटेरे या कह सकते हैं कि बाहरी आक्रमणकारी थे। तो इसलिए हम पढ़े थे, हम टॉपिक से नहीं पढ़ते हैं। राव गंगा, तो इन्होंने 2 बार किसकी सहायता की थी? राणा सांगा की सहायता की थी। और एक युद्ध तो इन्होंने और भी लड़ा था इनके शासनकाल में, जो कि था सेवकी का युद्ध 1529 ईस्वी में। ये राव गंगा वर्सेस नागौर का जो दौलत खान था उसके मध्य लड़ा गया। और उसमें परिणाम और गागा की विजय हुई थी इसमें। बेसिकली गंगा के बाद जैसे मालदेव भी आएगा, चंद्रसेन भी आएंगे। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कि 1-2 राजा का जो समय काल था, इसमें मारवाड़ की जो कह सकते हैं हम प्रभुति थी, प्रभुत्व था, वो लगभग लगभग बहुत विस्तारित होकर फैल रहा था, क्योंकि ये लगभग लगभग सारे युद्ध जीता करते थे। इस युद्ध में गंगा के साथ बीकानेर का राव जयसिंह था। राव जयसिंह कौन था? जो राव बीका थे उन्हीं का वंशज था, या उन्हीं का पुत्र मान सकते हैं। दौलत खान के साथ गंगा का भाई शेखा था, जो कि इस युद्ध में मारा गया था। दौलत खान कौन था? नागौर का शासक था, लेकिन जो गंगा के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। लेकिन दौलत खान का जो भाई था शेखा, वो गंगा की तरफ से युद्ध कर रहा था। देखिए, राव गंगा के पुत्र मालदेव ने दूर की खिड़की से गंगा को नशे की हालत में नीचे गिरा दिया और गंगा की मृत्यु हो गई। बेसिकली गंगा की मृत्यु कैसे हुई? अपने ही बेटे मालदेव द्वारा इनको धक्का दे दिया, क्योंकि ये बहुत बूढ़े हो चुके थे। मालदेव शासक जल्दी से जल्दी बनना चाहता था, इसीलिए अपने पिता को मारकर खुद क्या बन गया? शासक बन गया। इसलिए मारवाड़ के इतिहास में मालदेव को पितृहंता के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।